हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए, आइए आइए, जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में क्रांति न्यूज़ की तरफ से। और आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक इतिहास के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। किस कंपनी की बात कर रहे हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं। देखो भाई, इतिहास है, घबराना नहीं है कि डेट तारीख याद करना ये है, बहुत बोरियस लगता है। नहीं नहीं, हम आज एक चीज है ना, आपको एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें सन ईस्वी आपको याद नहीं करना, बस मैं बोल दूंगा, ठीक है। मुगल डायनेस्टी की जब बात करते हैं तो मुगल वंश में सबसे पहले उसका संस्थापक बाबर का नाम है। बाबर 1526 1536, ये याद नहीं करना, याद नहीं। भारत आने से पहले बाबर ने ना काबुल, बुखार, खुसरान और समरकंद पर जीत हासिल की थी। ये सब पड़ता है आपका अफगानिस्तान की तरफ, काबुल पड़ता है ना आपको पता है। अच्छा, बाबर के जो जन्म हुआ था वो फरगना में था, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि बाबर भारत में आकर कौन कौन से युद्ध लड़ा। अरे आप कह रहे हो सर, अब बाबर के बारे में क्यों पढ़ाने लगे। देखो मेरे दोस्त, बाबर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस एक बात कर रहा हूं मैं कि आपको थोड़ी थोड़ा, आप देखिए, किसी हर एक पिता का भी पिता होता है, सबका बाप इस धरती पर है। तो बाबर की जब मैं बात करता हूं, तो बाबर ने, जब आपको पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से जब लड़ा था। इसमें लोदी का वंश था। भारत में किसका वंश चल रहा था? लोदी का। हाँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में शासन लोदी का था। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का, तो इसने, हाँ, वो हम सब भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, तो इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम को हरा दिया, और इब्राहिम को हराने के बाद जब बाबर की, अब उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, फिर उसका बेटा हुमायूं बनता है। हुमायूं, हाँ, हुमायूं को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हुमायूं के बारे में देखिए, बाबर के 4 लड़के थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी, जो सुलेमान। अरे आप कह रहे हो हुमायूं के बारे में क्यों बता रहे हैं? चौसा के युद्ध में ना, बक्सर में ही पड़ता है, हमारे ही अगल बगल के हैं, गांव के शेर शाह सूरी थे उस समय डायनेस्टी में, बहुत बढ़िया, मतलब वो एक जागीरदार था। उसने हुमायूं को कई वर्षों तक निष्कासित कर दिया था, और कई दिनों तक हुमायूं घुमा घुमा मारा फिरा घूम रहा था। फिर बाद में वो फिर सरहिंद का युद्ध जीता, फिर उसके बाद जीतकर सफल हो गया। और फिर उसके बाद, अच्छा, उसी प्रवासी के दौरान उसका एक पुत्र को जन्म दिया था, नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। इसके बारे में तो आप जानते हैं, नवरत्न उनके दरबार में थे। हाँ हाँ, तो अकबर जब थे ना, अकबर अकबर का उसके बाद, हाँ, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहमान खान, खाना, मोल्ला दो। आप कहेंगे सर कैसे आप समझ रहे हैं, सब खोल के बैठा हुए हैं। ऐसा बात नहीं है, सुनो। अकबर के बाद उसका बेटा हुआ था जहांगीर। जहांगीर, अरे हाँ, जहांगीर, सलीम याद है, अनारकली, हाँ वही। अच्छा, उसका एक बेटा हो, अब नाम आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? देखो, अब बता रहा हूँ। जहांगीर के बाद आया उसका बेटा शाहजहां। कौन आया? शाहजहां। याद करो भैया, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुगल डायनेस्टी। आपको सारा कुछ लेकर जाऊंगा। एक ऐसा खूंखार राजा पैदा हुआ ना बादशाहों में, और उसका नाम हम बता रहे हैं अभी। शाहजहां के 14 पुत्र पुत्रियां थे, उसमें से 7 संतानें ही ऐसे थे जो जीवित रहे मेरे भाई। और देखो, दारा सिकोह था, बहुत ही पढ़ने में तेज विद्वान था, है ना। और दारा सिकोह जहां आ रहा उसकी बहन थी, है ना। औरंगजेब था, रोशन आरा उसकी बहन थी। बहन सबकी थी। अरे आप आपस 7 भाई थे, एक ही पेट के संतान थे। लेकिन मैं बात रहा हूँ, किसी किसी पटरी खाता ना, कोनो अभी 2 भाई बहन होंगे आपस में, किसी से जिससे बनता होगा उसी से मिलते होंगे, 3 भाई बहन। तो ये बात, मुराद बख्श से रोशनारा का पटरी खाता था, सासुजा बेचारा ऐसे था। तो अब सोचो, अब इन सबों में सबसे ज्यादा औरंगजेब का नाम आप याद आ गया है? औरंगजेब की बात कर रहा हूँ मैं, औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब की बात मैं जब कर दिया, हाँ, बहुत, इसका बचपने का नाम था खुर्रम। अरे ये अपने पिताजी को, समझ रहे हो, अपने पिताजी को लगभग 8 वर्षों तक कैद में रखा, नजरबंद करके रखा। और समझ लो, उसी में उनकी तबीयत खराब हो गई। और जब वही तबीयत खराब हुआ, तो सबका अपना अपना, ये सब मतलब सारा सिंहासन की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ गए, है ना। उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। और यही नहीं, औरंगजेब का पुत्र अकबर, जिसका नाम था, तो दुर्गादास के बहकावे में, दुर्गादास थे, है ना, थे, उन्हीं के बहकावे में जाकर चल गया। उसी समय, औरंगजेबी के समय में आपका मराठा साम्राज्य भी स्थापित हुआ था। औरंगजेब देखिए बहुत ही रक्त पिपासु, ऐसा कहा जाता है कि बहुत खूंखार शासक था। तो एक मोटी मोटा आपको अंदाजा लगा देता हूँ, बता देता हूँ। अब ऐसी थोड़ी थी, अब दिल्ली में ना औरंगजेब बैठा था, है ना। अब दिल्ली में जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो भैया दिल्ली के हैं, लेकिन अगर तो उनका तो पूरा देश ही पर वर्चस्व है कि नहीं।
लेकिन अगर बिहार का जो जागीरदार की बात किया जाए तो बिहार का इस समय मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। तो ऐसे छोटे छोटे जागीरदारी यहाँ थी, बंगाल में थी, या महाराष्ट्र में थी, मराठा साम्राज्य थे, तो ऐसे अवध में थी, है ना, ऐसे छोटे छोटे जागीरदार केरल में थे, बहुत से थे। और दिल्ली तो अभी जैसे दिल्ली दिल का केंद्र है ना, दिल्ली क्या है, हमारे देश का दिल है, धड़कन है, और इसी में बादशाह का शासन था। तो यहाँ से ही सारा कुछ मेंटेन होता था, जितना भी था यहीं से सारा दिख रहे। लेकिन छोटे छोटे जागीरदार थे ना, अपने वर्चस्व दिखाने के लिए आपस में लड़ भी रहे थे। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पर लिखा है छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी। कब? जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब। अभी मृत्यु के पहले की बात बता रहा हूँ, औरंगजेब के बारे में सुन लो। औरंगजेब अरे बड़ा खूंखार शासक था। तो औरंगजेब में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। अब सोचो कि ऐसा माना जाता कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर और निडर शासक था। अब बंदोबस्ती का जिम्मा अपने मामा शाइस्ता खां के कंधों पर छोड़ दिया था। जितना भी लेन देन, जितना भी कार्य करता, इसी समय आपको बता दूं मैं, इसी समय 1498 ईस्वी में, पहले मेरे भाई ना इस पिक्चर को देख लो। ये नक्शा यूरोप का, ठीक है, ये यूरोप में पड़ता है, ये सब सारा यूरोप है। अब ये यूरोप का आपको नक्शा क्यों मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता दूं आपको। नक्शा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जब आप किसी को एक बार देख लेते हो ना, एक नज़र देख लेते हो, तो आपको उसके जानने में इच्छा हो जाए। किसी को देख ले, तुम्हारे दिल में पसंद आया, ये पता करने लगे, घर आकर है। अब उसके बारे में पता करने लगते हो, एक बार थोड़ा बस देख जाना चाहिए आँख में। अब इस सबको देख लो, छोटे 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 देश दिखाई दे रहे, एकदम छोटे छोटे। अरे तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा, फ्रांस है अपना, है ना, ये जर्मनी हिटलर वाला है, जर्मनी है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया, ठीक है। यही का था प्रथम विश्व युद्ध, इसी की वजह से तो चालू हो गया था। इटली दिखाई दे रहा है ना। अब इसकी एक कहानी बनती है पहले की, इसकी भी एक कहानी बनती है पहले की। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा अंग्रेजों वाला, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सब, हाँ, यही सब के मान। अब देखिए यहाँ पर नीदरलैंड दिखाई देगा, हालैंड दिखाई देगा, ये सब छोटे 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 देश है। आपको एकदम, अरे यार, नीदरलैंड के तब लोगों को डच बोला जाता था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है, थोड़ी थोड़ी जानकारियां मैं बताऊंगा। ये देखो पुर्तगाल दिखाई दिया, पुर्तगाल, इसी के बारे में बात करने। पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, क्या नाम था उसका? वास्को डिगामा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। तो ये पुर्तगाल से आया था, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड पर रुका था, ठीक है। और यहाँ से उसने पूछा किसी से, और गुजरात का ही कोई यात्री मिल गया था, पूछा कि भैया यार भारत पड़ता है क्या? आपको बता दूं मैं, भारत से ही उसका 1600 ग्राम कागज जितना भी था, चीनी उनी जितना भी, हर मसाला वसाला, उधर यूरोप में मसालों की ज़्यादा खपत है ना, ठंडी इलाका है, ठंडी वाला रीजन है। और हाँ, तो ठंडी शीतकटिबंध है क्षेत्र है, तो हाँ ठंडी में ज़्यादा मसाला वसाला की खपत होता ही है। तो ये सब ले जाता था कैसे? भारत से ले जाता था, इसे अरब होते हुए ले जाता था, मुस्लिम कंट्रियों से होते हुए ले जाता था। अभी सब मार कर छीन लेते, ये सब भैया उतना लिटरेट है लोग, पढ़े लिखे, तो मतलब इन लोग का बैठे बिठाना खाना भी चाहिए, तो मार्केट में उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। तो जो चीज़ वहाँ पर 10 रुपये के ले जाते थे, वहाँ हो जाते होते 200 का हो जाता था। तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से अभी पहुँच गया था कहाँ पर? वास्को डिगामा केप ऑफ गुड पर, बताया ना, केप ऑफ गुड पर। और केप ऑफ गुड पर पहुँचा, इसके लिए एक वीडियो भी बना वो। और केप ऑफ गुड से जैसे ही पहुँचा वो बता दिया कि भैया भारत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग है, चला गया। अभी पहुँचा कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ पर उसका स्वागत किया एक वहाँ का राजा था जमुरीन। अरे जैसे बिहार में बोला जाता था, बंगाल में नवाब बहुत मैंने बाप, दिल्ली में बादशाह, है ना, यहाँ पर सम्राट बोला जाता था बिहार में, है कि नहीं? तो ऐसे ही वहाँ पर जो वहाँ का जो राजा था जमुरीन था, जमुरीन ने उसका बहुत बढ़िया स्वागत किया। और अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति है, चाहे कहीं भी चले जाओ। अब यहाँ पर नाव पर बैठा के उसको जमुरीन वहाँ घुमा दिया, अब नाव पर घुमा दिया, बड़ा खुश हो गया जमुरीन। ये पूरा मसाला क्या चाहिए दोस्त, क्या चाहिए? तो बोला कि हमको मसाला वसाला यार चाहिए था, कि मसाला, अरे हमारे पड़ता पूरा गदा में भरा है, ले मसाला पूरा नाव से भर के दे दिया। अभी जब यहाँ से वास्को डिगामा वापस जब अपने देश वहाँ पहुँचा यूरोप में, अब समझ लो कि यूरोप में पहुँचा तो उसको पता है कई हजार गुना ज़्यादा फायदा हुआ, कई हजार गुना ज़्यादा फायदा हुआ। अब इसे कहते हैं कनक नकती 100 गुने मात का पैसा पाके पकड़ा गया, एकदम पकड़ा गया। ये जगह हल्ला कर दिया पूरा देश भर में, अनेकों देशों में। अरे भैया एगो देश देख लो हो, बहुत ही ज़्यादा में प्राकृतिक संपदा भरल है भैया, एकदम। ऐसे यहाँ के लोग, हमारे भारत देश के लोगों को उतना ज़्यादा अपने देश के बारे में भौगोलिक इतनी पता ही नहीं थी, है ना। प्राकृतिक संपदा हमारे अंदर है, खड़ा है। अभी सब पहले ही से, अब इसकी भी एक कहानी बनती है, तो सब बाद में जिक्र करेंगे। अभी क्या किया कि अब वहाँ से सब के सब टूट गए हमारे देश पर, है ना, लूटने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए, एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस, क्या नाम है उसका? पेड कर दे फीस। अब हाँ, आपसे बिना पैसे का मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी एक आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पी से पुर्तगाल हो गया, पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, हाँ वही अंग्रेज,
पुर्तगालिया पहले आया था, वही तो बता रहा हूँ, डच नीदरलैंड वाले, डच है ना, डे से डेनमार्क, डेनमार्क, यब से फ्रांसीसी, और यह से स्वीडन, ठीक है। ये सब अपना लेकर जितना भी था ना वो सब लेकर सब 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 भारत के देश की तरफ चलने लगा एकदम। भारत को ऐसा ना लूटा, हनुमान जी का प्रसादी बना के छोड़ दिया। अब समझिए यहाँ से मैं कहानी स्टार्ट होता है। चलिए अपने बुक की तरफ आते हैं, आपको एक हाईलाइट दे दिया। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावित केंद्र के रूप में नहीं रह सकती। जब किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब, बहुत ही खूंखार था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे? ये बात सही है, उनकी दिलचस्पी नहीं थी कि इलाकों पर कब्जे किए जाए। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बैठे? देखो भाई, दो बिल्लियों के झगड़ा में बंदर रोटी मार ही मार ले जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किसकी, बहादुर शाह जफर को ये अंग्रेजवा गिरफ्तारी की है, उनके बेटे को भी। कब? 1857 की जब क्रांति होती है, तो औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर ही नहीं था, लेकिन उनका एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों में एक महत्व बना था। जब 1857 की जब क्रांति होती है, तो बहादुर शाह जफर, उनका जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसको कैद करके रंगून भेज देते हैं सब, देख रहे हैं ना। और ये सब बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने पर मजबूर करता है सब, अब बिना मुकदमा चला कर उनको भेज देता है देशद्रोह का। तो ये सब आपको समझ में आएगा जब आप 1857 भारत में जब पढ़ेंगे क्रांति तब, ठीक है। मैं सन 1600 के ईस्वी की बात कर रहा है, जब औरंगजेब जिंदा था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो पूर्व में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इसी के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये सभी रूप से आए हैं ना, मैं जो बता रहा था कि पापुड़ पर रुका था, है ना, पुर्तगालिया। लेकिन इसमें अंग्रेज बहुत मतलब आपस में मिल इन लोग का एक अधिकार का था ना, क्या कहते हैं, इन लोग को मिला था मैग्ना कार्टा। यहाँ पर लिखा है मैग्ना कार्टा क्या होता है, चार्टर इजाजतनामा इनको मिल गया था, कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार है उन लोग का। तो ये इनको मिल गया था, किससे? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, किससे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, है ना, वहाँ की राजधानी, अरे रानी, उन्हीं से मिला था। तो ये सब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी, व्यापारी कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के में होल्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे देश तो कर सकते थे। तो इसलिए उन लोगों का अपना एक लड़ाई जारी रहता था, और पुर्तगालियों को हराकर अंग्रेजों काफी बहादुर साबित हुए ना। तो इसमें देखिए, अब सबका परिचय एक चीज था कि इसी समय में 1600 ईस्वी में जहांगीर, जब 1600 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब जहांगीर था ना, तो जहांगीर के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि सब आगे थे। और बंगाल उसमें सर्वाधिक संपन्न देश था, है ना। अरे देखिए, आपको एक मोटा एक नक्शा नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ आता। एक बंगाल है, बंगाल में जो क्षेत्रीय जमींदार थे वहाँ पर बहुत, बंगाल क्यों, बंगाल, गुजरात, केरल, ये सब क्यों? क्योंकि ये सब समुद्र के निकट था, और इन लोग का व्यापारी होता था समुद्र के सहारे। तो इन लोगों को बंगाल पर इन सबों का गिद्ध का नजर गड़ गया था, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ही सर्वाधिक संपन्न था, है ना। और अब इसी समय बता रहे हैं, शाहजहां के जब दूसरा पुत्र था, है ना, तो ओके खुश करे खातिर अंग्रेजवा ने कुछ देता था, और उसी से क्या कर लिया था ना, अब उसमें मुक्त व्यापार का छूट भी हासिल कर लिया था, है कि नहीं। और मुक्त व्यापार का जब छूट हासिल कर लिया था, है ना, कई कौन थे? शाहजहां के 7 पुत्र थे। अब उसमें से उसी समय मुगल डायनेस्टी में एक स्त्री की तबीयत खराब होता है, जिसका इलाज कर दिया डॉक्टर वॉरेन। अब वो सब पढ़े लिखे थे, अंग्रेजवा पढ़े लिखे थे, और डॉक्टर बॉटमवा ठीक कर दिया। अब बॉटमवा जैसे ठीक किया तो सब लोग खुश हो गए। खुश हो गए तो राजा के जानते हो, हैं, अलग में जाता है। तो अंग्रेजों ने बंगाल से सोरे देशम चीनी उन्हीं व्यवहार करना चालू कर दिया, है ना। अब एक तरफ सास हो जाए तो दूसरी तरफ औरंगजेब, है ना, अब मीर जुमला, ये सब अपने में लड़ाई, एकाधिकार का युद्ध चल रहा था उस समय, जिस समय की बात कर रहा हूँ। तो 1658 में ना मीर जुमला को बंगाल का नवाब बनाकर भेज दिया था, ठीक है। अंग्रेजों को व्यापार पर प्रतिबंध लगवाया था। अंग्रेजवा यहाँ पर मुक्त व्यापार कर रहा था, तो उस पर प्रतिबंध लगा था। औरंगजेब बहुत ही क्रूर था ना भाई। अब पहले इतना शुरू में यो सब उतावला हुआ था, अंग्रेजों को उतावला हुआ था, है ना। लेकिन हिंदुस्तान समझ में आ गया कि भैया घर में चाय पियेंगे तो मुंह जल जाएगा, टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा। तो ये सब ठंडा पड़ के फिर से, है ना। और माफी मांगा औरंगजेब से, तो औरंगजेब बदले में गुस्सा जब उसका शांत हुआ, तो 1690 में 1,50,000 रुपया का मुआवजा मांगा उन सबों से। तो बदले में जब मुआवजा मिल गया, तो कहा कि चलो भाई 7-10 साल कंपनी अपनी व्यापार करता रहा, और बदले में 3,000 रकम अदायगी करते रहा, ठीक है। तो अब बात होता है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना।
तो 1700 में देखिए अब यहाँ पर आ गया 1600 से 1700 के बीच में। तो उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो सस्ती चीजें, अब सोचो आप ही को कोई भी ब्रांड मतलब आप ही को पिए रख लें कौन, अरे यही रामदेव बाबा, तो पतंजलि का सारा क्रेडिट आपको देते, कहें कि आप ही का एक दुकान रहेगा तो आपका कितना मस्त चलेगा, है कि नहीं। दुनिया भर में बस आप ही की दुकान रहे, तो देखते हो कि भारत में उनका कितना ज़्यादा बिक्री होता है। तो ये वाणिज्यिक का मतलब होता है ऐसा व्यवसाय जिसमें उद्यम चीज़ों को सस्ती कीमत पर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ज़्यादा कीमत पर बेचे, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जा सकता है, यही बात है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें होती हैं आप समझा करिए ट्रिक क्या है। देखिए शाही दस्तावेज, शाही मतलब राजा के द्वारा उनका दस्तावेज जो काफ़ी किताब जो लिखा पड़ती था। तो यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत में रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड पर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर रहे थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। जैसे हमने बताया था, वे गोवा में अपने ठिकाना बना चुके थे, ठीक है। और पुर्तगालियों की कुछ यात्री वास्को डिगामा 1498 में पहली बार भारत आया था। ये बात भी मैंने बता दिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत होते थे डच भी हिंदी महासागर के व्यापार के संबंध तलाश करने लगे थे। देखिए ये बात हो रहा ना, हमने बता दिया पहले ही। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसे खरीदने चाहते, तो उन्हें बारीक सूती रेशम सेरम और जबरदस्त मांगती। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी कुछ भी मांग रही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी थी। अब लोग इसका मूल्य समझने लगते थे, डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। आप लोग पढ़ते होंगे अर्थशास्त्र में। ये देखिए वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दिए, इसलिए वे लोग आपस में लड़ते भी रहते थे, है ना। व्यापारिक कंपनी बीच लड़ाई शुरुआत कर दी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता तो कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को जवाब डुबा देता था और रुकावटें खड़ा करते मार से जहाजों को खदेड़ देता। और देखिए यह व्यापार किले हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापार चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बात करें किलाबंदी क्या होता है। किला बना रहा था अपना, अभी बात कर रहे हैं ना, अपनी बस्तियों को किलाबंद करने के लिए व्यापार और मुनाफा कमाने में इन कुछ स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब हम बात कर रहे थे, अभी बात आ रहा था, अभी देखिए बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। अब बंगाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बंगाल में देखिए उस समय शासन था 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का वो किया था, ठीक है। और उसके बाद बने सूर्य नारायण मिश्रा के बाद में मोहम्मद हादी। अरे ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से याद करिए, देखिए सुजाउद्दीन जब देने थे, तो उसके बाद बने सरफराज, और सरफराज को गिरिया युद्ध में हराकर अली वर्दी खां उसके बाद बना था। सरफराज के बाद अली वर्दी खां से आपको याद रखना है भैया, अली वर्दी खां कौन। देखो ये अंग्रेजों से इसका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, वो जानता था कि इस सब टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। वो कहता था नहीं मधुमक्खी के समान इनको ना छोड़ो ना तो शहद ही देंगे, छोड़ दिया तो तुमको डंक मारेंगे, ये बात बोलता था। क्योंकि इसी समय मराठा में भी थी कि मराठा का भी वर्चस्व हो रहा था इधर बंगाल में। अपना कह रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब अपना शिकार जमाने में लगे थे, है कि नहीं। अभी इसमें क्या हुआ कि इसका अली वर्दी खां का कोई बेटा बेटी नहीं था, उसके पुत्र था, उसका नाम था उसका नाती था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो जिसका अब जिक्र आने वाला है। अब देखिए ना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 की बात कर रहा है। सिराजुद्दौला का सन काल कितना है, 1740। तो आपको आएगा सब। तो इन व्यापारियों ने उस जमाने में फैक्ट्री कैसे बनाया, फैक्ट्री से बना है। तो फैक्ट्री का व्यवसाय जहाँ निर्यात होने में काफ़ी सामानों को जमा किया जाता है। ये वो उसी के दफ्तर में थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों का फैक्ट्रियों के आसपास जाकर बसने के लिए प्रेरित किया। और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से बात शुरू होता है कि किला कैसे बना और किस। अब देखिए यहाँ पर इनमें एक गांव था कालीकता, जिसका नाम अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने में फरमान जारी कर दे। देखिए ये सब को भी कर लिया था। फरमान एक शाही आदेश होता है, मतलब राजा द्वारा आदेश दिया गया तो उसको फरमान लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने के लिए और पहले से भी और ज़्यादा अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से जीतने के बाद नहीं छोड़ दिया था। देखिए कैसे लिखा था एक घोषणा पत्र, इसको पढ़िए आप कैसे लिखा था। एकदम लग रहा था कि बड़का तीर मार कर आया। अरे बाबू मिला लिया तो तुम पहले ही घुसपैठिया को ना, नहीं तो हमारे देश में घुसपैठी नहीं रहते तो हमारे देश को ऐसा पृथ्वीराज चौहान जैसे एक से राजा हारबे नहीं करते। अब तो जयचंद जैसे लोग भी थे यहाँ पर शामिल। देखिए प्लासी की जंग, अपनी लड़ाई यार अपने में सुलभ करना चाहिए, अंग्रेजों की क्या बुलाने की जरूरत थी है। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी।
उसका मूल उद्देश्य था तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद, अब एक जगह कंपनी स्थापित होती तो लोग का भी गुस्सा बढ़ जाता ना, भारत के देशों का, देश के भारतीय लोगों का, कहते यार कंपनी हासिल होती, धीरे धीरे अपना पेट हाथ मारा था। और क्या लेने की जरूरत थी जब उसको सब कुछ मिल ही रहा था। तो जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब को भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलने थे। ये आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा के नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा बड़ा करना, बड़े बहुत ई मिर्जाफर जब बना था ना तो कई गुना फ्री में बांटता था इन सबों को। अब देखो यहीं से आपका स्टार्ट होता है। तो फिर कंपनी क्या करती, तो मीर जाफर को हटाया, है ना। और मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।